हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे आप सबका प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में जो टॉपिक था, गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। मतलब गोलीय दर्पण में क्या क्या प्रयोग करते हैं। आप सबसे पहले इस चित्र में देख लीजिए, ये जो यम और यन है, क्या यम से लेकर यन तक, ये क्या है? दर्पण का द्वारक है। क्या है? दर्पण का द्वारक जिसे कहते हैं। ठीक है। और ये पीछे ये क्या है भैया? ये हमारा क्या है? पेंट या पारस की कलई किया हुआ भाग। ठीक, पेंट किया हुआ भाग। अब ये हमारा आगे का साइड क्या हो जाएगा? ये जो आगे का साइड है, ये क्या हो जाएगा हमारा? दर्पण। ठीक है। तो और यहाँ पे देखो, जो बीच में सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सी। ये बिंदु क्या है हमारा? वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और द्वारक से लेकर दूरी, ये क्या हमारा? वक्रता त्रिज्या। और द्वारक के बीचों बीच से एक सीधी रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? सीधी रेखा। इस सीधी रेखा को क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब दर्पण के द्वारक का आधा भाग, यानी कि जहाँ पे जिस अंश वक्रता केंद्र और जिस बिंदु से होकर गुजरती है मुख्य अक्ष, उसे क्या कहते हैं हम? इस बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चों? दर्पण का ध्रुव। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। ठीक। और दर्पण के ध्रुव यानी कि वक्रता केंद्र से लेकर वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी, वक्रता त्रिज्या क्या है? आर है। आर की अगर आधी दूरी की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाता है? मुख्य फोकस। क्या हो जाएगा बच्चों? मुख्य फोकस। तो चलो अब इसका डिफिनीशन पे हम आते हैं। ठीक, तो क्या है इसका डिफिनीशन? आइए हम देखते हैं। सबसे पहला डिफिनीशन क्या है हमारा? ध्रुव। क्या है? ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, क्या गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो परावर्तक पृष्ठ है, मान लो ये क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, तो इसके दर्पण के केंद्र को क्या कहेंगे हम? ध्रुव कहते हैं। ठीक। अब यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? दर्पण के पृष्ठ पे। ध्रुव की प्रायः पी अक्षर किससे डिनोमिनेटर करते हैं? पी से निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक। अगला हेडिंग क्या है हमारा? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी हमने बताया मुख्य अक्ष क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो सीधी रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दर्पण के अभिलंब पर है, मतलब मुख्य अक्ष के ध्रुव पर अभिलंब है। अभिलंब किसे कहते हैं? जो 90 अंश का कोण बनाए। ठीक। आगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों? अभी हमने बताया गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। जो परावर्तक पृष्ठ है गोलाकार था दर्पण, तो वो उस गोले का एक खोखले गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र को, किसे? गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक बच्चों। अब हम आगे बात करेंगे। वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से निरूपित करते हैं। ठीक। अब हम सी से निरूपित करते हैं। अब आगे
द्वारक। द्वारक के पहले क्या है बच्चों? वक्रता त्रिज्या। अभी चित्र में हमने सब बता दिया है, लेकिन डेफिनेशन भी देख लो कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस गोले की त्रिज्या है तो उसकी त्रिज्या, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे किससे निरूपित करते हैं? आर से, कैपिटल आर से। ठीक बच्चों, अब द्वारक, द्वारक देख लेते हैं क्या होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार, कैसा? वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास दर्पण का द्वारक या अपर्चर कहलाता है। इसे यमियन से प्रदर्शित करते हैं, कोई यम1 यम2 लिख देता है, कोई n1 n2 लिख देता है, और यमियन से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों मुख्य फोकस की बात करते हैं। क्या होता है मुख्य फोकस? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? या परावर्तित किरणें के मुख्य अक्ष एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, और वही गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब मुख्य फोकस अगर समझना है बच्चों, तो अब देखो, जैसे मान लो क्या, ये क्या हो गया हमारा? परावर्तक पृष्ठ। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या हो गया? ध्रुव। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया? वक्रता केंद्र। अब मान लो कोई वस्तु यहाँ है या सूर्य का प्रकाश है, ऐसे आएगी प्रकाश, ठीक, तो टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक, इधर से भी आ गई, जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से। ठीक, अब फोकस दूरी क्या होता है बच्चों? फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस और गोलीय दर्पण के ध्रुव दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है बच्चों? फोकस दूरी कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से। ठीक, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या अगर छोटे द्वारक के लिए है, वो मतलब अगर दर्पण का द्वारक जो है अगर छोटा है तो उसके लिए जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी से 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। और इसका संबंध क्या हम बताएंगे? R बराबर 2F। क्या होता है? R बराबर 2F से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला हमारा हेडिंग क्या आ गया कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब के विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, जो मतलब वस्तु है अवतल दर्पण द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब। बिंब मतलब होता है बिंब या प्रतिबिंब कहो, ठीक है। बिंब वस्तु होता है, प्रतिबिंब वस्तु का परछाई। ठीक, तो अवतल दर्पण में कब वस्तु कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये ग्राफ है बच्चों। ये ग्राफ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग हर बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 3 अंक 4 अंक लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ लेता है। अगर चित्र सहित पूछेगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, एक क्वेश्चन आना ही आना है इससे। ठीक, तो चलिए हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो ग्राफ में सबसे पहले बिंब की स्थिति कहाँ पे, अभी ग्राफ बनाकर भी दिखाएंगे हम। अभी केवल ग्राफ देख लो, उसके बाद चित्र है, चित्र बना के हम बताने वाले हैं। ठीक, जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या है? अगर वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो तो
प्रतिबिंब की स्थिति, पहले बिंब की स्थिति यानी कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी कि वो किस तरह दिखती है। ठीक है, प्रकृति उसका कैसा है, नेचर कैसा है। तो सबसे पहले कहाँ पे रखेंगे, अनंत पर। अनंत पे रखेंगे तो इसका जो है फोकस दूरी पर क्या फोकस दूरी जितनी बिंदु साइज पर बनती है। अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगी, फोकस दूरी इतने बिंदु साइज पर। कैसा होगा इसका आकार, बहुत छोटा। कैसा होगा, बहुत छोटा। और इसका प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हम बता दिए हैं। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। दूसरा, अगर सी से परे, ठीक, सी से परे मतलब मान लो ये वक्रता मुख्य अक्ष है, ये सी है, इससे परे मतलब सी से दूरी पर। ठीक, इससे कहीं दूरी पे, अनंत पे था, सी से थोड़ा दूर पे रखेंगे। ठीक, तब कहाँ बनेगा वो देखो, सी से रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ तथा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर होगा तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। किस साइज का बनेगा, आकार कैसा होगा, समान साइज होगा। कैसा उसका नेचर होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है हमारा, सी तथा एफ के बीच यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखेंगे तब कैसा बनेगा, सी से परे यानी कि अगर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो सी से थोड़ा दूर जाके बनेगा। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और इसका नेचर क्या होगा, वास्तविक एंड उल्टा। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है हमारा, पांचवा पॉइंट, अगर मुख्य फोकस पर रखते हैं, कैसा किस पर रखेंगे, मुख्य फोकस पे वस्तु रखते हैं तो हमारा चित्र कहाँ बनता है, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कि इसका आकार कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक, और इसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक एंड उल्टा। नेचर कैसा होगा, वास्तविक एंड उल्टा। ठीक, अब ध्रुव तथा फोकस मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तब ये ऐसा होगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे यानी कि विवर्धित बड़ा होगा, मतलब इससे इसका उल्टा ही या आभासित होकर बड़ा होगा। ठीक, और इसका नेचर कैसा होगा, आभासी होगा, केवल महसूस होगा कि हाँ इससे बड़ा है, आभास काल्पनिक जिसे कहते हैं। और सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक एक आरेख से दिखा रहे हैं। ठीक, बिंब की स्थिति, किरण आरेख। किरण आरेख बनाना भी आप सब सीख जाइए, क्योंकि ये भी वही दे देता है किरण आरेख बनाने के लिए, इम्पॉर्टेंट है। 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पर। कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पर। ये क्या हो गया हमारा, दर्पण। ये क्या हो गया हमारा, ध्रुव। तो अनंत पे है, तो जब प्रकाश की किरण आई, ठीक, तो कहाँ से होकर निकल गई, मुख्य फोकस से। फिर जब मुख्य फोकस से होकर आई तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। ठीक, तो अब इससे प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, कहाँ बना प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर। कहाँ बना, मुख्य फोकस पर एक बिंदु के आकार का। कहाँ बन रही है, मुख्य फोकस पे एक बिंदु के आकार का बन रही है। ठीक,
जब अनंत पर रखेंगे किरण ये इसी को किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। बहुत बच्चे होते हैं कमेंट करते हैं कि किरण आरेख समझ में नहीं आया, किरण आरेख कैसे बनाते हैं? तो इसी को किरण आरेख कहते हैं, मतलब उसकी रेखाओं को बना दो, किरण आरेख हो गया। ठीक, और दर्शा दो कौन सा पॉइंट कहाँ है? दूसरा क्या है? सी से परे, यानी कि देखो यहाँ पे क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक, और ये सी से थोड़ी सी दूरी पर है, मतलब कुछ दूरी पे है। तो ये क्या हो गया हमारा? दर्पण का द्वार। ठीक, प्रकाश इधर से आई, मुख्य फोकस से निकल गई, फिर मुख्य फोकस से आई, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। तो अब देखो दोनों का कटआउट कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर। कहाँ मिल रही है दोनों बिंदु? वक्रता केंद्र पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? वक्रता केंद्र पर। ठीक, अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? अगर वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं, ठीक, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो प्रकाश आई, मुख्य फोकस से निकल गई, मुख्य फोकस से आई, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। अब देखो ये वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु है। ठीक, अब ये पूरा प्रतिबिंब बना। कैसा बना? कैसा बन रहा है प्रतिबिंब हमारा? सेम वस्तु जितना बड़ा, कितना बड़ा बन रहा है? वस्तु के समान बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है। और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। ठीक, अगला हमारा, अब सी तथा एफ यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। अगर इसके बीच रखेंगे तब कहाँ बनेगा बच्चों? देखो सी और एफ, ये क्या है? हमारा सी है वक्रता केंद्र और एफ है। ठीक, दोनों के बीच में ए बी वस्तु रख दिए। प्रकाश आई, निकल गई, मुख्य फोकस से आई, मुख्य अक्ष के समांतर। कटआउट कहाँ बना? वक्रता केंद्र, देखो ये था, वक्रता केंद्र से थोड़ा दूरी पर बना। ठीक, वक्रता केंद्र ये है, थोड़ा हटके बना, यानी कि वक्रता केंद्र से परे बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, लेकिन वस्तु से कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है, वास्तविक और बड़ा बन रहा है। ठीक है बच्चों, अगला आप देखते हैं, मुख्य फोकस पर रखते हैं। ठीक, मुख्य फोकस पर रखेंगे तब कैसा बन रहा है? ये है मुख्य फोकस। इस पे अगर रख रहे हैं तो वस्तु, प्रकाश इधर से आई और निकल गई। ठीक, और वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौट गई। ठीक, इधर से गई और इधर से लौट आई। तो अब वस्तु कैसा बन रहा है? अब भी कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र या अनंत, कहाँ कहेंगे? अनंत पर बन रहा है। ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो किरण है यहाँ जाएगी, ये जाएगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक, तो अब कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और कैसा बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? साइज इसका कैसा होगा? बड़ा होगा। और वस्तु वास्तविक होगा और उल्टा बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है, कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, ऐसा प्रतीत होगा। ठीक, प्रतीत नहीं, वास्तव में बन रही है, प्रतीत होने वाला ये है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? दर्पण का द्वार, ध्रुव। अब हम वस्तु कहाँ रखते हैं? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। देखो यहाँ पे रख दिए। प्रकाश यहाँ से आई, जितने अंश का कोण बनाती है उतने अंश का कोण बनाते हुए वापस निकल गई। ठीक, और वक्रता केंद्र से आई, वक्रता केंद्र से फिर वापस निकल गई। अब देखो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वक्रता केंद्र से जो किरण आई है वो सीधी रेखा में निकल गई, और इससे जाने वाली किरण से क्या पता चल रहा है कि एक किरण ऊपर भी बढ़ रही है। तो अब देखो कैसा बन रहा है प्रतिबिंब,
वस्तु के जैसा बन रहा है, ठीक, लेकिन वास्तविक काल्पनिक बन रहा है। कैसा बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है, सीधा बन रहा है, विवर्धित। इसका आकार कैसा है? विवर्धित है, ठीक। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? अवतल दर्पण के उपयोग, कि इसका उपयोग कब कब करते हैं, ठीक। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? सामान्यतः टार्च उपयोग भी पूछ लेता है। टार्च, सर्च लाइट, वाहन का हेडलाइट, प्रकाश के शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है? दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। दांत वाले डॉक्टर भी क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक। तीसरा क्या है? इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन? नाई क्या करते हैं? कौन सा दर्पण लगाते हैं? या तो समतल दर्पण लगाते हैं या तो अवतल दर्पण लगाते हैं, ठीक है। और सौर भट्ठियों में सूर्य का प्रकाश केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। हाँ तो बच्चों, अगर इसका नोट भी चाहिए तो सेम टू सेम नोट हमारे टेलीग्राम चैनल BRB एजुकेशन पॉइंट पर मिल सकता है, ठीक। अगर वहाँ पे BRB एजुकेशन पॉइंट नहीं दिखेगा तो विपिन चौधरी के नाम से मिल जाएगा, ठीक। हमारा उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से आश्रित होती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि दर्पण से अपसरित, यानी कि वहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक। अब देखो फिगर में देख लो, ये क्या है हमारा बच्चों? उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले ये दर्पण देख लो, दर्पण हो गया। सेम इसमें भी वही चीज रहेगा, ठीक। इसमें भी ध्रुव है, मुख्य अक्ष है, फोकस दूरी है, वक्रता केंद्र है, ठीक। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह सतह या वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो। वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। प्रकाश इधर से आई, इधर से निकल गई। अब आई, ठीक, और देखो जा रही इधर से, लेकिन आभास कहाँ से हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि मुख्य फोकस से निकलकर जा रही है, ठीक। यहाँ से प्रकाश आई इधर से निकल गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है। कहाँ से? मुख्य फोकस से। और एक किरण इधर से वक्रता केंद्र से होकर आई, तो अभिलंब इसका बन गया। तो अभिलंब कहाँ से प्रतीत होता? ऐसा लग रहा है कि वक्रता केंद्र से निकलकर जा रही है। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। तो अभिलंब के दोनों तरफ आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। किसके अनुसार? परावर्तन के नियम के अनुसार, ठीक। अगला क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी
उत्तल दर्पण में है। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। देख भी सकते हो किरण आरेख में, ठीक। या देखो, या कह सकते हैं जैसे मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ दो बात कह सकते हैं। पहली बात ये कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा क्या कह सकते हैं, इधर से बना देते हैं। मुख्य फोकस पर देखो, इधर डॉट डॉट बना देते हैं, ठीक। सीधा मान लेना, तो सीधा मान लो बना देते हैं, डॉट डॉट ही समझ लेना, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, अगर मुख्य फोकस से आने वाली किरण या मुख्य फोकस की तरफ आने वाली किरण उत्तल दर्पण में टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यही पॉइंट में भी लिखा हुआ है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, ठीक। अगला हमारा तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण, जो वक्रता केंद्र की तरफ निर्देश कर रहा है, परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है या परावर्तित हो जाती है। अब देखो फिगर में, ये क्या है हमारा दर्पण, वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है, तो इधर से आई, टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट गई। ये किससे निरूपित कर रहा है, वक्रता केंद्र, ठीक। अगला पॉइंट क्या है हमारा, ठीक। अगला पॉइंट क्या है हमारा चौथा, उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर, या ध्रुव कह सकते हो, P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण, तिर्यक दिशा में क्या, आपतित किरण तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है, यानी कि जिस तरफ से आती है उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। मतलब वही परावर्तन का नियम समझ लो, परावर्तन जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है, ठीक। अभी देखो फिगर में, ये है फिगर, वस्तु या प्रकाश आई, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद निकल गई, तो जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। और कहाँ आ रही है, मुख्य अक्ष के ध्रुव पर, ठीक। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अभी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना, उसके बारे में देखें। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ ये 3 पॉइंट है, ठीक है। तो पहला, प्रतिबिंब अगर अनंत पर रखा होगा, कहाँ रखा होगा, अनंत पर रखा होगा, पहला पॉइंट, अगर वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। मुख्य अनंत पर रखेंगे, सेम कंडीशन होगा इसमें भी, जैसे अवतल दर्पण में होता था, अनंत पर रखते थे, कहाँ बनता था, फोकस पर बनता था। लेकिन यहाँ पे वो जो नेचर है इसका, आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक।
कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा। अवतल दर्पण में भी यही था कि अगर अनंत पर है तो मुख्य फोकस पर ही बनता था, लेकिन दर्पण के सामने बनता था और छोटा बिंदु के आकार का बनता था। ठीक, कैसा दिखेगा? आभासी दिखेगा और सीधा दिखेगा। दूसरा पॉइंट, अगर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखें, अगर अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखें, यानी कि कहीं वक्रता केंद्र पर हो, फोकस दूरी पर हो, फोकस और इसके बीच हो, अनंत और फोकस के बीच रखेंगे कहीं पर भी, तो हमारा कहाँ बनेगा? फोकस दूरी और ध्रुव के बीच बनेगा। आकार कहाँ बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है? अभी अवतल दर्पण का उपयोग पढ़े, अब उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ रहे हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है बच्चों? उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। वाहन में क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण होता है वो छोटे चित्र को बड़ा कर देता है, यानी कि मतलब अधिक एरिया को कवर करता है। वो बड़े बड़े चीज़ों को छोटा सा दिखा देता है, अधिक एरिया कवर करता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण कैसा बनाते हैं? सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन छोटा बनाते हैं, और ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। मतलब वस्तुओं को छोटा कर देते हैं, सीधा बनाते हैं, तो क्या होता है, कोई भी अपने पीछे देखना होता तो ज़्यादा एरिया कवर करता है, यानी कि थोड़ी दूर पे भी अगर वाहन आती है तो ड्राइवर देख लेते हैं कि हाँ वाहन आ रही है। ठीक, अगला, दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में होता है। कैसे किया जाता है? सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि मान लो छोटा शीशा लगा देंगे तो एरिया हमारा वस्तुओं को छोटा छोटा करके दिखाएगा। ठीक, अब अच्छा, चिन्ह प्रपाटी क्या होता है? बच्चों आप सब हाई स्कूल में आ गए हो तो चिन्ह प्रपाटी मैथ में पढ़ा ही होगा। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ये सब आपको पता ही होगा। ठीक, सेम उसी तरह इसका भी चिन्ह प्रपाटी होता है, कुछ अलग नहीं, एकदम सेम टू सेम होगा। बस देखते जाइए, एक दो नियम है, पढ़ लेते हैं वही नियम। ठीक, तो पहला नियम क्या है? बिंब हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? दर्पण से बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आती है। कहाँ से आती है? बाईं ओर से आती है। दूसरा क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरी है कहाँ से मापी जाती है? मुख्य ध्रुव से। ठीक, आगे, मूल बिंदु के दाईं ओर जो मूल बिंदु है, यानी कि ध्रुव जिसे कहते हैं, ठीक, उसके अगर दाईं ओर बात करेंगे तो प्लस होगा। ठीक, और यक्ष अक्ष के अनुदिश होगा। मतलब यक्ष अक्ष के अनुदिश मतलब उसी दिशा में होगा। मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस, कैसा लगता है? माइनस यक्ष अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मापी जाती है, मानी जाती है।
चौथा पॉइंट क्या है? मुख्य अक्ष के लंबवत या ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। अब मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर वाई अक्ष पर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। ठीक, अब देखो चिन्ह पर पाटी, ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या हो गया? दर्पण। क्या हो गया बच्चों? दर्पण हो गया। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, अब यहीं पे बात करेंगे ध्रुव के, ये दाईं ओर है, ध्रुव के दाईं ओर की दूरी यानी कि इधर की दूरी कैसा होगा? पॉजिटिव। ध्रुव के बाईं ओर की दूरी कैसा होगा? निगेटिव। ध्रुव के नीचे की दूरी कैसा होगा? निगेटिव। ध्रुव के ऊपर की दूरी कैसा होगा? पॉजिटिव। समझ में आ गया? ठीक, या ऐसे समझ लो, ऐसे अभी हम अपना चतुर्थांश बना देते हैं। ठीक, इसी पे हम बनाने जा रहे हैं चतुर्थांश। ये मान लो क्या हो गया? वाई अक्ष। ये क्या हो गया? एक्स अक्ष। अब ऐसे साधारण सी भाषा में समझ लो। ठीक, एक्स अक्ष के ऊपर, एक्स अक्ष के ऊपर जाएंगे कैसा चिन्ह? प्लस। वाई अक्ष के दाएं जाएंगे कैसा चिन्ह? प्लस। ठीक, ये खाना क्या हो गया? प्रथम चतुर्थांश, जिसे प्लस प्लस कहते हैं। दूसरा चतुर्थांश, वाई अक्ष के बाईं तरफ जाएंगे कैसा चिन्ह? माइनस। एक्स अक्ष के ऊपर जाएंगे कैसा चिन्ह? प्लस। ये क्या हो गया हमारा? माइनस और प्लस। ये क्या हमारा था? प्लस और प्लस। ठीक, वाई अक्ष के बाएं जाएंगे कैसा चिन्ह? माइनस। एक्स अक्ष के नीचे आएंगे कैसा चिन्ह? माइनस। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? माइनस माइनस का चिन्ह। अब एक्स वाई अक्ष के दाईं तरफ जाएंगे कैसा चिन्ह? प्लस। एक्स अक्ष से नीचे आएंगे कैसा चिन्ह? माइनस। ये हमारा क्या हो गया? प्लस माइनस। यही चतुर्थांश है, चाहे दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण। बस इतना देखना। ये समझ लो हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? दर्पण। ठीक, ये दर्पण हो गया। अब इधर जितना दूर है, इधर फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, सब किस में आएंगे? देखो वाई अक्ष से किधर है? बाईं तरफ है, तो ये किस में आएंगे? सब माइनस में। वाई अक्ष के दाईं तरफ आने वाली क्या होंगे? सब धनात्मक होंगे। ठीक, एक्स अक्ष के ऊपर जितने लोग होंगे वो क्या होंगे? धनात्मक होंगे। एक्स अक्ष के नीचे जो होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक, अब यहीं से हमारा क्या आ जाएगा? अब देखो कुछ पॉइंट हैं। बिंब से बिंब की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसा होता है? जो बिंब की दूरी है वो हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक, दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब दर्पण सूत्र भी पढ़ लो बच्चों। दर्पण सूत्र क्या होता है? देखो हाई स्कूल में सिद्ध करने के लिए आता नहीं है, इसीलिए हम सिद्ध नहीं करवाएंगे। हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम टाइम में अगर ऐसा लगेगा कि आ सकता है तब हम करवा देंगे। ठीक, अभी केवल दर्पण सूत्र ही समझ लो क्या होते हैं। दर्पण सूत्र,
1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, इसी को दर्पण सूत्र कहते हैं। यू वी एफ क्या होता है सभी जानते हो। बी क्या हो गया प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या हो गया वस्तु या बिंब की दूरी, एफ क्या हो गया फोकस दूरी। ठीक, और अगर इसे उत्तल दर्पण में कहेंगे तो वस्तु की दूरी, यानी कि यहाँ प्लस के जगह पे, या ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 1/f बराबर 1/v प्लस माइनस 1/u। ठीक, अगर अवतल दर्पण है तो u को प्लस करेंगे, उत्तल दर्पण है तो u को माइनस कर देंगे। ठीक, यहाँ पे माइनस लगा दो, क्या लगा दो माइनस लगा दो। तो 1/f बराबर 1/b प्लस माइनस 1/u। अवतल दर्पण के लिए प्लस 1/u, उत्तल दर्पण के लिए माइनस 1/u। ठीक बच्चों, अब आगे आता है क्या आवर्धन। आवर्धन क्या होता है बच्चों। ठीक, आवर्धन के बारे में अगर हम बताएंगे, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार है जिसका ज्ञान होता है कोई प्रतिबिंब अपेक्षाकृत कितना गुना आवर्धित है या कितना गुना बड़ा है। अगर हम कहते वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, कितना गुना बनेगा, तो इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के रूप में व्यक्त करते हैं, या उसके अनुपात के रूप में, रेशियो के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों। इसे आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यम से। तो स्मॉल यम बराबर क्या होता है बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम क्या कहते हैं एच डैश बोलते हैं, बटे बिंब की ऊंचाई उसे क्या बोलते हैं एच बोलते हैं। ठीक, यम बराबर एच आई बटे एच जीरो, यानी कि एच आई से क्या हो जाएगा इमेज हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट या वस्तु हो जाएगा। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या बना एच आई अपान एच ओ, आई से इमेज और ओ से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। अब इसका दूसरा फार्मूला क्या है बच्चों, एच क्या है बिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे पता चलता है v से, तो इसे -b/u भी कर सकते हैं, -b/u। यम बराबर एच आई बटे ओ एच ओ, एच आई बटे एच ओ बराबर -b/u। क्योंकि कभी कभी आता है जो डायरेक्ट h/i के रूप में नहीं देता है, h और एच ओ -b/u के टर्म में दे देता है, तो इसे कन्वर्ट करने में आप सबको आसानी होगी। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। तो यम जो होता है, यदि यम ऋणात्मक है, यानी कि आवर्धन जो है ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। यदि यम धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा बच्चों, आभासी होगा। यदि यच बराबर यच ओ है तो यम बराबर कितना होगा 1 होगा। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होगा। दूसरी बात, यदि यच आई यच से बड़ा है तो यम क्या होगा 1 से बड़ा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, बिंब से बड़ा होगा। ठीक, और लास्ट पॉइंट क्या है, यदि यच आई यानी कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के आकार से बड़ा है, वस्तु का आकार अगर बड़ा है तो यम जो होगा यम 1 से छोटा होगा, तो प्रतिबिंब बिंब से कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आज मेरा क्लास ख़त्म हो गया बच्चों, ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है।
अब इस पे सवाल की बात है तो सवाल हम अगले लेक्चर में या 1-2 दिन बाद लेक्चर में सब जितने जितने इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो छाट कर हम आप सबको करवा देंगे। इससे बाहर नहीं आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, आप सब चिंता मत करना, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे परफेक्ट है। ठीक, तो धन्यवाद। और जितने भी बच्चे दोस्त सहपाठी देख रहे हो वो सब क्या करो, अपने अपने दोस्तों को जोड़ो। ठीक, और इसका प्रॉपर नोट हमने बताया है कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद।